सिविलियंस में आपका स्वागत है। आज से हम लोग पेपर 6 में यानी कि साइंस में हम लोग सेक्शन बी को शुरू करेंगे, जो कि हम लोग का जीव विज्ञान का रहने वाला है। इससे पहले हम लोग सेक्शन सी को ख़त्म कर चुके हैं, सेक्शन डी ख़त्म हो चुका है और सेक्शन ई ख़त्म हो चुका है। सेक्शन डी का जो आखिरी चैप्टर था वो उसका PDF हम देंगे ग्रुप में, आप लोग उसको खुद से पढ़ लीजिएगा। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सेक्शन बी और इसके बाद हम लोग का एक सेक्शन रह जाता है जो कि फिजिक्स, जो कि काफ़ी छोटा सेक्शन है। तो सेक्शन बी जो कि हम लोग का जीव विज्ञान का रहने वाला है, बायोलॉजी का रहने वाला है। तो हम लोग का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जो कि है क्या, जीवित विश्व, कोशिकीय संरचना और इसके कार्य और जीवों में विविधता। तो आज हम लोग मुख्य रूप से जो ये कोशिकीय संरचना और इसके क्या कार्य है इसको देखेंगे। इसके बाद एक और क्लास होगा जिसमें हम लोग जीवों में विविधता को देखेंगे। तो मुख्य रूप से हम लोग चैप्टर 1 में इन दो टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहला है हम लोग का कोशिका क्या है। तो प्रत्येक जीवधारी की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका होता है। कोशिका स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। सजीवों की सभी जैविक क्रियाएं कोशिकाओं के भीतर होती है। ऐसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, और ऐसे जीव जो अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी और सर्वप्रथम जीवित एवं मुक्त कोशिकाओं की खोज ल्यूवेन हॉक ने की थी। कोशिका का अध्ययन के विज्ञान को कोशिका विज्ञान कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। तो यहाँ पे हो गया हम लोग का थ्योरी हो गया। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस चैप्टर में चीज़ों को हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से कोशिका क्या होता है, उसके कितने अंग होते हैं, उनके क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या संरचना होती है। तो ऑलरेडी हम लोग का यहाँ पे जो भी चीज़ है PDF पे वो सारा चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम लोग चीज़ों को समझते हैं। कोशिका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। तो कोशिका को क्या बोला जाता है, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। यही हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं। एवं क्रियात्मक इकाई। तो आखिर कोशिका को संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों बोला जा रहा है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं पहले। तो कोशिका क्या है, किसी भी जीव का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब आते हैं हम लोग, तो किसी भी जीव का, कोई भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या होता है, कोशिका होता है। और फिर क्या होता है, बहुत सारा कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करता है। अगर क्लास आपको बहुत स्लो लगेगा तो आप आराम से इसको दोगुना स्पीड में देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या करेगा, उत्तक का निर्माण करेगा। फिर क्या होगा, बहुत सारे उत्तक आपस में मिलकर क्या करेंगे, अंग का निर्माण करेंगे। जैसे कि क्या क्या हो गया, हम लोग का किडनी हो गया, हम लोग का हृदय हो गया। तो ये सभी अंग का निर्माण अलग अलग उत्तकों से मिलकर बनेगा। फिर आता है हम लोग का, बहुत सारे अंग मिलकर क्या करेंगे, हम लोग के अंग तंत्र का निर्माण करेंगे। अंग तंत्र मतलब क्या हो गया, जैसे कि हम लोग का ग्रास नली हो गया, हम लोग का छोटा आंत हो गया, अमाशय हो गया, बड़ा आंत हो गया। तो ये सभी मिलकर हम लोग पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए, बहुत सारे अंगों का कलेक्शन चाहिए। और फिर क्या होगा, ये सभी अंग तंत्र मिलकर क्या करते हैं, जीव का निर्माण करते हैं। तो क्या हो गया हम लोग का, कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। तो कोशिका क्या होगा, किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई क्या हो गया हम लोग का, कोशिका हो गया। बहुत सारा कोशिका मिलकर क्या करता है, उत्तक का निर्माण करता है। फिर बहुत सारे उत्तक मिलकर क्या करते हैं, अंग का निर्माण करते हैं। और बहुत सारे अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और फाइनली इन्हीं अंग तंत्र के परिणाम स्वरूप क्या होता है, हम लोग के पास एक जीव का निर्माण होता है। यहाँ तक क्लियर है। तो क्या हो रहा है कि ये जो कोशिका है, जो कि किसी भी जीव का सबसे छोटा इकाई है, यही क्या होता है, आगे जाके उत्तक बनता है, फिर उत्तक से अंग बनता है, अंग से अंग तंत्र बनता है, और फाइनली एक संरचना बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। फाइनली जाके क्या बोलता है हम लोग का, क्या बनता है हम लोग का, संरचना बनता है जिसको हम लोग जीव बोलते हैं। तो इसीलिए कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। क्यों, क्योंकि कोशिका के माध्यम से ही किसी भी जीव का संरचनात्मक गठन होता है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया यहाँ पे कि कोशिका को हम लोग संरचनात्मक इकाई क्यों बोलते हैं। अब है कि क्रियात्मक इकाई। तो ये जो अंग है हम लोग का, चाहे वो हृदय हो गया, हम लोग का फेफड़ा हो गया, या फिर हम लोग का गुर्दा हो गया, ये सभी
मिलके क्या करते हैं, अंग तंत्र का कार्य करते हैं और सभी का अपना अलग अलग कार्य होता है। जैसे हृदय ब्लड सप्लाई का कार्य करते हैं हम लोग का जो बड़ी आंत हो गया वो पानी को एब्जॉर्ब करने का कार्य करते हैं। यानी कि क्या हो गया, हर अंग का अपना अलग अलग कार्य होता है, अलग अलग क्रिया होता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका को क्रियात्मक इकाई भी बोलते हैं। तो कोशिका को क्या बोलते हैं हम लोग, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत सारे कोशिकाओं से मिलकर ऊतक का निर्माण होता है, बहुत सारे ऊतक से मिलकर अंग का निर्माण होता है और बहुत सारे अंग से मिलकर अंग तंत्र का निर्माण होता है और इसके बाद एक संरचना बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीव बोलते हैं। और सभी अंग के अपने अपने अलग अलग कार्य होते हैं, अपने अपने अलग अलग क्रिया होते हैं, जिसकी वजह से कोशिका को जीवन का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो यहाँ तक क्लियर होगा आप सभी को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो क्या हो गया कि सभी जीवधारी जो होते हैं वो मुख्य रूप से कोशिका से ही बने होते हैं। इनमें से बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं जो एक कोशिका से बने होते हैं। तो वैसे जीव जो एक कोशिका से बने होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। एक कोशिक जीव। फिर बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो एक से अधिक कोशिका से बने होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहुकोशिक जीव बोलते हैं। यानी कि एक से अधिक कोशिका से जो बनते हैं, एक से अधिक कोशिका से जिनका निर्माण होगा, अब ये हम लोग का बहुकोशिक जीव कहलाएंगे। अगर इसको एक बार समझ लेंगे हम लोग पूरा चीज़ को, तो हम लोग को लिखने में कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर हम लोग डायरेक्ट पीडीएफ को पढ़ना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि हम क्या बक रहे हैं और आप लोग खाली सुन रहे हैं। तो इससे अच्छा है कि हम लोग समझेंगे, तो समझने के बाद हम लोग काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन भी काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका, जो कि क्या होगा, एक कोशिका से अगर बनता है कोई जीव तो उसको हम लोग एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। अगर बहुत सारे कोशिका से मिलकर बनता है तो उसको हम लोग बहुकोशिकीय जीव बोलते हैं। अब थोड़ा इतिहास के बारे में हम लोग जानते हैं, जो कि हम लोग का प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहला हम लोग का आता है, सबसे पहला हो गया हम लोग का रॉबर्ट हुक हो गया। रॉबर्ट हुक, इन्होंने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। ओक का पेड़ था और इस पेड़ के छाल में इन्होंने क्या किया, माइक्रोस्कोप से एक स्ट्रक्चर देखा, जो कि क्या था, मधुमक्खी के छत्ते की तरह थी, यानी कि बेंजीन जैसा कुछ शेप था, इस टाइप से। ये हो गया। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग का रॉबर्ट हुक ने अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो इसी को इन्होंने क्या कहा, सेल कहा, इसी को इन्होंने कोशिका कहा। लेकिन ये क्या था, एक पेड़ का, ओक पेड़ का छाल था, तो यानी कि ये छाल क्या था, सूखा हुआ था, मरा हुआ था। तो इन्होंने जो कोशिका का खोज किया वो हम लोग का मृत कोशिका था। ये जो कोशिका था ये हम लोग का मृत कोशिका था। तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। फिर सेकंड आते हैं हम लोग के यहीं पे, सेकंड वैज्ञानिक जो है वो है एंटोवन ल्यूवेनहॉक। एंटोवन ल्यूवेनहॉक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। जीवित कोशिका की खोज, तो ये दोनों ध्यान रखना है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक मृत कोशिका की खोज की और उसके बाद एंटोवन ल्यूवेनहॉक ने एक जीवित कोशिका की खोज की थी। फिर आता है हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन आता है। तीसरा जो व्यक्ति है वो है हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, तो इन्होंने क्या कहा, तो जैसे कि मान लेते ये वाला हम लोग का क्या हो गया, कोशिका हो गया। तो इस कोशिका में केंद्रक भी होता है। तो इस केंद्रक का जो खोज है, इस केंद्रक का खोज हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन ने किया है। तो केंद्रक के अंदर, कोशिका के अंदर उपस्थित केंद्रक की खोज, किसने किया, तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया। तो तीन वैज्ञानिक आ गए हम लोग का, एक तो हो गया रॉबर्ट हुक जिन्होंने मृत कोशिका की खोज की 1665 में, फिर
लिवेनहॉक आते हैं जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। फिर हम लोग का रॉबर्ट ब्राउन आते हैं जिन्होंने कोशिका में केंद्रक की खोज की। तो ये 3 महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हो गए जिनका नाम आपको याद रखना है। अब आगे आता हम लोग का कोशिका सिद्धांत आता है। कोशिका सिद्धांत, तो इसको देखते हैं ये क्या है। कोशिका सिद्धांत, तो यहाँ पे हम लोग का जो प्रमुख वैज्ञानिक है वे आते हैं, एक हम लोग का जर्मन के वैज्ञानिक हैं और ख़ास करके ये बोटनिस्ट थे और इन्होंने पादप की कोशिका का अध्ययन किया था। पादप की कोशिका का अध्ययन किया था, ठीक है। इनका नाम क्या था? अगर नाम का अगर बात करेंगे तो ये नाम हो गया हम लोग का मेथियस स्लाइडेन। और कब किया था? तो 1838 में किया था। इन्होंने क्या कहा कि जो पादप होते हैं वे कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो हम लोग का क्या हो गया? सबसे पहला जो कोशिका सिद्धांत है इसमें हम लोग का पहला जर्मन वैज्ञानिक आते हैं जो कि बोटनिस्ट होते हैं। तो उन्होंने पादप की कोशिका का अध्ययन किया था 1838 में, जिनका नाम क्या था? मेथियस स्लाइडेन नाम था। और इन्होंने क्या बताया कि जो पादप होते हैं वे सभी पादप कोशिका से बने हुए होते हैं। इसके बाद दूसरे वैज्ञानिक जो आते हैं वो हम लोग के होते हैं इंग्लैंड के वैज्ञानिक होते हैं, इंग्लैंड के वैज्ञानिक है और ये जूलॉजिस्ट होते हैं। और ये जो होते हैं जूलॉजिस्ट होते हैं जिसकी वजह से ये जंतु कोशिका का अध्ययन करते हैं। और इनका नाम का अगर बात करेंगे तो इनका नाम हो जाएगा हम लोग का थियोडोर स्वान। कब करते हैं अध्ययन? तो ये हो गया हम लोग का 1839, यानी कि 1 साल बाद हो गया। इन्होंने क्या बताया कि जो जंतु होता है वे जंतु मुख्य रूप से कोशिका से बने होते हैं, कोशिका से बने होते हैं। तो जो 2 वैज्ञानिक आए, एक पहला वैज्ञानिक उन्होंने जर्मन वैज्ञानिक थे, बॉटनिस्ट थे, उन्होंने पादपों की कोशिका का अध्ययन किया 1838 में। नाम क्या था उनका? मेथियस स्लाइडेन था, जिन्होंने क्या बताया कि जो पादप होते हैं वे सभी कोशिका से बने होते हैं। फिर आते हैं इंग्लैंड के जूलॉजिस्ट आते हैं जिनका नाम होता है थियोडर स्वान होता है, जिन्होंने 1839 में जंतु कोशिका का अध्ययन किया। उन्होंने क्या बताया कि जो जंतु होते हैं वो मुख्य रूप से कोशिका से बने होते हैं। यानी कि इन दोनों में एक कॉमन चीज़ निकल के आ रहा कि अगर पादप है चाहे जंतु है, ये दोनों किससे बने हैं? कोशिका से बने होते। साथ ही साथ ये जो थियोडर स्वान थे इन्होंने क्या कहा कि जो कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत होती है जिसको आजकल हम लोग जीव द्रव्य जालिका के नाम से जानते हैं, जीव द्रव्य जालिका, सॉरी जीव द्रव्य झिल्ली, या फिर इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। तो ये थियोडर स्वान ने बताया। तो दोनों में क्या है? दोनों के अध्ययन में एक कॉमन आ रहा है कि चाहे पादप हो या जंतु हो वे दोनों कोशिका से ही बने होते हैं। तो इसीलिए जो हम लोग का कोशिका का जो सिद्धांत उसको संयुक्त रूप से क्या हो गया? स्लाइडेन और स्वान, स्लाइडेन प्लस स्वान का सिद्धांत के नाम से जाना गया। तो यहाँ तक क्लियर है कि कोशिका सिद्धांत में 2 वैज्ञानिक आते हैं, मेथियस स्लाइडेन आते हैं जिन्होंने पादप कोशिका का अध्ययन किया। इसके बाद थियोडर स्वान आते हैं जिन्होंने जंतु कोशिका का अध्ययन किया। कॉमन बात क्या निकली है कि चाहे पादप हो या जंतु हो दोनों कोशिका से बने होते हैं, जिसकी वजह से संयुक्त रूप से कोशिका के सिद्धांत को स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसके बाद फिर से हम लोग के एक और वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है, ये हम लोग के तीसरे वैज्ञानिक हैं, इनका नाम होता है रडोल्फ विर्चो। इन्होंने 1855 में अध्ययन किया और इन्हीं को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक कहा जाता है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक। तो ये ध्यान रखिएगा,
कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन और स्वान ने दिया। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक किसको कहा जाता है? तो रुडोल्फ विर्चो को कहा जाता है। इन्होंने क्या बताया कि जो सभी जीव कोशिक होते हैं वे मुख्य रूप से कोशिका उत्पाद से ही बने होते हैं। साथ ही साथ जितने भी कोशिका होते हैं वे सभी अपने पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का एक कोई कोशिका है, तो यही कोशिका क्या होगा? विभाजित होकर दो अलग अलग कोशिका में बनेगा। यानी कि जो हम लोग का मदर सेल है ये ब्रेक होकर दो डॉटर सेल में बनेगा। फिर ये जो दो कोशिका है ये फिर से हम लोग का ब्रेक होगा और फिर दो अलग अलग कोशिका बनेगा। तो ये कौन बता रहा है? ये हम लोग का मुख्य रूप से रुडोल्फ विर्चो के द्वारा बताया गया। इसीलिए रुडोल्फ विर्चो को आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक भी कहा जाता है। तो यहाँ तक हम लोग क्या देख लिए? तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें यहाँ पे? सबसे पहले हम लोग का आ गया क्या कि कोशिका को जीवन का किसी भी जीव का संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये क्लियर हो चुका है। जो एक कोशिका से बने होते हैं उसको एक कोशिक जीव बोलते हैं, जो बहुकोशिकाओं से बने होते हैं उसको हम लोग बहुकोशिक जीव बोलते हैं। फिर रॉबर्ट हुक आता है जिन्होंने 1665 ईस्वी में एक मृत कोशिका की खोज की थी। फिर एंटोनी वन लीवेनहॉक आता है जिन्होंने जीवित कोशिका की खोज की। इसके बाद आते हैं रॉबर्ट ब्राउन जिन्होंने कोशिका में केंद्रक करके होता है, इसका खोज मुख्य रूप से रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया। फिर कोशिका का सिद्धांत आता है जिसमें कि संयुक्त रूप से इसको हम लोग स्लाइडेन और स्वान का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। लेकिन आधुनिक कोशिका सिद्धांत का जनक के रूप में हम लोग रुडोल्फ विर्चो को जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कि जो कोशिका का निर्माण होता है वो अपने भूतपूर्व कोशिकाओं से होता है, जो मदर सेल होते हैं उनसे होता है। तो इसीलिए इनको हम लोग आधुनिक कोशिका का जनक भी कहते हैं। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब यहाँ पे कुछ फैक्ट्स होगा, जैसे कि अगर हम सबसे छोटी कोशिका की बात करें, सबसे छोटी कोशिका तो ये हो जाएगा हम लोग का माइकोप्लाज्मा। फिर दूसरा हो जाएगा कि अगर हम सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका तो ये हो जाएगा हम लोग का शुतुरमुर्ग का अंडा। ये सब आपका नोट से मिल जाएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। अगर सबसे लंबी कोशिका की बात करें, सबसे लंबी कोशिका तो ये हो जाएगा हम लोग का तंत्रिका कोशिका। तो ये सब आप लोग को बिल्कुल याद रखना चाहिए। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा हो गया, सबसे लंबी कोशिका सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका हो गया हम लोग का। अगर हम लोग यहाँ पे आरबीसी की बात करते हैं, रेड ब्लड सेल, इसका बात करते हैं, तो मुख्य रूप से बहुकोशिकीय जीवों में क्या होता है? आरबीसी होता है, जिसका व्यास जो होता है ये हम लोग का 7 माइक्रोमीटर होता है। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें कोशिका में। कोशिका यानी कि सेल हो गया। तो कोशिका को दो भाग में डिवाइड किया जाता है। पहला हो जाएगा हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका, ये हो जाएगा प्रोकैरियोटिक, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का बात किया जाए तो इसमें खासियत क्या है? तो यहाँ पे जो केंद्रक होता है जिसका खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे, तो यहाँ पे केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, केंद्रक अनुपस्थित होते हैं। जबकि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा मोनेरा जगत आ जाएगा। मोनेरा जगत, तो मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आ जाएगा। और ये जो मोनेरा जगत है ये सब हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्लास में ये वाला नहीं होगा। और अगर हम लोग यहाँ पे यूकैरियोटिक कोशिका में बात करेंगे तो यहाँ पे सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका आ जाएंगे। यूकैरियोटिक कोशिका अगर बात करेंगे तो जंतु कोशिका और साथ ही साथ पादप कोशिका, ये दोनों आ जाएगा। इसके अलावे हम लोग का मुख्य रूप से इसमें प्रोटिस्टा जगत आएंगे, प्रोटिस्टा जगत, फिर फंजाई जगत या फिर कवक जगत। इसके बाद हम लोग का प्राणी जगत आ जाएगा, फिर पादप जगत आएगा।
तो क्या हो गया कोशिका। तो कोशिका जो है इसको मुख्य रूप से हम लोग दो भाग में बांट रहे हैं। एक तो क्या हो गया हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ पे केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक जो होता है वो उपस्थित होता है। अगर यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे एग्जाम्पल, तो क्या आ जाएगा हम लोग का मोनेरा जगत आ जाएगा, और मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आ जाएगा। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का जंतु कोशिका आ जाएगा, पादप कोशिका आ जाएगा, और इन सभी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में केंद्रक उपलब्ध होता है। इसके अलावा प्रोटिस्टा जगत आ जाएगा जिसमें केंद्रक होता है, यानी कि ये सभी यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आएंगे। फंजाई जगत आ जाएगा, प्राणी जगत आ जाएगा, और पादप जगत हम लोग का आ जाएगा। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर है। अब हम लोग आते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में। पहला जो है वो हम लोग का है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, इसको समझते हैं हम लोग। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में बहुत सारे बैक्टीरिया आते हैं, या फिर इसके कुछ और एग्जाम्पल है जैसे कि नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल हो जाएगा। अगर और बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा आ जाएगा। इसके अलावा अगर तीसरा अगर बात करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा प्लूरोनिमोनिया समजीव। तो ये सभी जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब क्या है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है हम लोग का मुख्य रूप से बैक्टीरिया होता है, और जो बैक्टीरिया होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होता, इसका अलग अलग शेप होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा उनका शेप कभी हम लोग को गोल नजर आएगा कहीं पे, तो कहीं पे रेक्टेंगल शेप में नजर आएगा, तो कहीं पे हम लोग को इस प्रकार से नजर आएगा टेढ़ा, या फिर कहीं पे हम लोग को इस टाइप से शेप नजर आएगा। तो ये सब अलग अलग शेप हम लोग को मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखने को मिलता है। अब अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण का अगर हम लोग बात करें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम लोग आवरण की बात करेंगे तो आवरण में जो होता है यहाँ पे इसमें 3 प्रकार का संरचना देखने को मिलता है। पहला हो जाएगा हम लोग का जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली, या फिर इसी को हम लोग प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा में हम लोग का आ जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। तीसरा अगर बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा ग्लाइकोक्लैक्स। अभी देखेंगे ये सब क्या है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में अगर हम लोग आवरण की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ आता है। एक हो गया हम लोग का जीवद्रव्य झिल्ली जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, दूसरा हो जाएगा कोशिका भित्ति, और तीसरा हो जाएगा हम लोग का ग्लाइकोक्लैक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लोग दूसरा पॉइंट बात करेंगे जो कि हम लोग का गतिशील अंग होगा, गतिशील अंग का बात करेंगे, या फिर वैसे अंग जो कि भोजन को अवशोषित करने का कार्य करते हैं, तो उस पर हम लोग का आ जाएगा पहला जो है वो हम लोग का आ जाएगा कशाभिका। और अगर इसका संख्या की बात करेंगे तो ये हम लोग का संख्या 1 या 2 होता है। फिर दूसरा अगर बात करेंगे तो इसमें पिल्ली आता है हम लोग का, जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। अगर तीसरा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा पश्चिमाभ आ जाएगा, और ये भी क्या होता है हम लोग का पूरा शरीर में फैला हुआ होता है। तीसरा अगर हम लोग आनुवांशिक पदार्थ का अगर बात करेंगे, आनुवांशिक पदार्थ, तो आनुवांशिक पदार्थ में 2 चीज़ आता है। पहला हो जाएगा हम लोग का न्यूक्लाइड हो जाएगा, और दूसरा जो होगा वो हम लोग का हो जाएगा प्लाज्मिड। और चौथा अगर हम लोग कोशिकांग का बात करेंगे, चौथा हो गया कोशिकांग। तो कोशिकांग में हम लोग का मिसोसोम आ जाएगा और राइबोसोम, और ये राइबोसोम में क्या होगा 70S प्रकार का होगा। आगे हम लोग देखेंगे कि 70S भी क्या होता है, S क्या होता है, वो सब हम लोग देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका,
तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होगा, इसको फिर से समझते हैं। कोशिका हो गया, इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। एक तो हो गया हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया, दूसरा हो गया हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, केंद्रक जो होता है वो अनुवस्थित होता है, मुख्य रूप से हम लोग का मोनेरा जगत होता है, और इसमें हम लोग बैक्टीरिया को देखते हैं। तो चूंकि बैक्टीरिया आ गया तो इसका शेप हम लोग का एक जैसा नहीं होता, जिसकी वजह से हम लोग को अलग अलग प्रकार का शेप देखने को मिलता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के आवरण का बात करेंगे तो यहाँ पे 3 प्रकार का हम लोग को संरचना देखने को मिलता है। पहला हो जाएगा जीवद्रव्य झिल्ली, जिसको हम लोग प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। दूसरा कोशिका भित्ति हो जाएगा, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें कोशिका भित्ति देखने को मिलता है। फिर हो जाएगा तीसरा हो जाएगा हम लोग का ग्लाइकोक्लेक्स हो जाएगा। अगर गतिशील अंग का बात करेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका में, तो हम लोग का एक हो जाएगा कशाभिका हो जाएगा। अगर इसका संख्या का बात करेंगे तो ये हम लोग का 1 या 2 होगा। इसके बाद हम लोग का पिली होगा, जो कि हम लोग का पूरे प्रोकैरियोटिक कोशिका में फैला हुआ होगा। इसके अलावा पश्चिमाभ होगा, और ये भी हम लोग का पूरे शरीर में, पूरे कोशिका में फैला हुआ होगा। आनुवांशिक पदार्थ की अगर बात करेंगे तो इसमें हम लोग का न्यूक्लाइड आ जाएगा हम लोग का, और दूसरा हम लोग का हो जाएगा प्लाज्मिड आ जाएगा। अगर हम लोग कोशिकांग का बात करेंगे तो हम लोग का मीसोसोम आएगा, और हम लोग का दूसरा राइबोसोम आएगा, जिसमें 70S प्रकार का हम लोग का प्रोटीन पाया जाता है। तो अब हम लोग इसके आधार पर हम लोग इसका अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो चूंकि अगर आवरण जो था वो हम लोग का क्या था, तीन प्रकार के यहाँ पर स्ट्रक्चर देखने को मिलता था आवरण में। पहला जीवद्रव्य झिल्ली हो गया, फिर कोशिका भित्ति, और फिर तीसरा ग्लाइकोक्लेक्स हो गया। तो तीनों का हम लोग पहले बनाते हैं यहाँ पे। तो ये हम लोग का, ये जो है ये हम लोग का क्या हो गया, कोशिका झिल्ली हो गया। इसके बाद हम लोग का क्या हो जाएगा, इसके बाद हम लोग का कोशिका भित्ति आएगा। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका भित्ति हो गया। फिर तीसरा जो होगा वो हम ग्लाइकोक्लेक्स होगा, जो कि इस फॉर्म में रहेगा हम लोग के पास। ऐसा ऐसा करके ग्लाइकोक्लेक्स हम लोग के पास रहेगा। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका झिल्ली हो गया। ये जो बाहरी वाला परत है ये हम लोग का कोशिका भित्ति हो गया। और ये जो है ये हम लोग का ग्लाइकोक्लेक्स हो गया। इतना क्लियर है, 3 आवरण हम लोग का हो गया है। अब आगे देखते हैं। तो आगे हम लोग का क्या था यहाँ पे, गतिशील अंग का बात करेंगे। तो क्या हो जाएगा, कशाभिका हो जाएगा, जिसका संख्या कितना होगा, 1 से 2 होगा। तो ये हम लोग का यहाँ से जो होगा, ये वाला यहाँ से ऐसा करके कशाभिका होगा, जिसकी संख्या कितनी होगी, एक होगा या फिर 2, ऐसा करके भी हो सकता है दूसरा। तो ये हम लोग का हो जाएगा कशाभिका। फिर हम लोग का यहाँ पे आगे कशाभिका के बाद हम लोग का हो जाएगा पिल्ली होगा, जो कि पूरे शरीर में फैला होगा, और पश्चिमाभ होगा, जो कि ये भी पूरे शरीर में फैला हुआ होगा। तो अब हम लोग पिल्ली और कच्छमाभ बनाते। तो ये जो पिल्ली होगा ये हम लोग का इस प्रकार से होगा। तो जो वाइट वाला है वो हम लोग का पिल्ली कहलाएगा, और जो कच्छमाभ होगा वो भी कुछ इसी प्रकार से हम लोग को नजर आएगा। तो उसको हम लोग छोटा सा पीला कलर से बनाते हैं। जो है जो हम लोग का कच्छमाभ कहलाएगा, पीला वाला हम लोग का कच्छमाभ कहलाएगा। इसके अलावा इसके बीच में हम लोग का क्या होगा, प्लाज्मिड होगा। ये गोल वाला स्ट्रक्चर ये हम लोग का प्लाज्मिड कहलाएगा। फिर हम लोग का क्या होगा, राइबोसोम होगा, जो कि फैला होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हम लोग का राइबोसोम होगा, जो कि 70S का होगा। इसके अलावा हम लोग का और भी स्ट्रक्चर है, जैसे कि हम लोग का क्या होगा, न्यूक्लियोइड होगा। तो वो इस प्रकार से हम लोग का फैला होगा, न्यूक्लियोइड। जो हो गया हम लोग का न्यूक्लियोइड हो गया। और जो मीसोसोम होगा वो हम लोग का कुछ इस प्रकार से यहाँ पे होगा। तो ये हम लोग का क्या लाएगा, मीसोसोम। तो ये रहा हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर।
तो क्या हो गया हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में? सबसे पहला आवरण होता है। आवरण में 3 प्रकार का संरचना देखने को मिलता है हम लोग को। पहला हो जाएगा हम लोग का कोशिका झिल्ली होगा, जो कि अंदर की तरफ होगा। फिर हम लोग का कोशिका भित्ति होगा, और आखिरी जो होगा हम लोग का बाहर में वो होगा ग्लाइकोक्लेक्स होगा, जो कि इस प्रकार से डॉट डॉट में हम लोग का फैला हुआ रहेगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर गतिशील अंग का बात करेंगे, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति प्रदान करता है, तो वो हम लोग का हो जाएगा कशाभिका हो जाएगा, जो कि 1 या 2 संख्या में हो सकता है। तो ये वाला ये जो जगह है, ये वाला, ये हम लोग का क्या है, कशाभिका है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका को गति प्रदान करने का कार्य करता है। फिर पीली होगा, जो कि हम लोग का पूरे शरीर में यानी कि पूरे कोशिका में फैला हुआ होगा। तो ये जो हम लोग का इस प्रकार से वाइट वाइट वाला है, ये हम लोग का पीली होगा। और पीली के अलावा हम लोग का एक और होता है पश्चिमाभ होता है, जो कि वो भी पूरे शरीर में फैला हुआ होता है। तो ये जो हम लोग का पीला वाला छोटा छोटा दिख रहा है, ये हम लोग का हो जाएगा पश्चिमाभ हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। फिर अगर आनुवंशिक पदार्थ की बात करेंगे, तो 2 आनुवंशिक पदार्थ होता है, एक न्यूक्लाइड होता है और एक प्लाज्मिड होता है। तो ये जो रहा, ये हम लोग का ये हो गया न्यूक्लाइड हो गया, जो कि हम लोग का आनुवंशिक पदार्थों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य करता है। इसके अलावा हम लोग का क्या होता है, तो प्लाज्मिड होता है, जो कि इस प्रकार से गोल होता है। ये भी आनुवंशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरा पीढ़ी ले जाने का कार्य करता है। फिर हम लोग का क्या होता है, हम लोग का कोशिकांग का बात करेंगे, तो हम लोग का मिसोसोम होता है, जो कि हम लोग का ये वाला स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये हम लोग का मिसोसोम का है। और इसके अलावा हम लोग का राइबोसोम होता है, जिसपे हम लोग का प्रोटीन पाया जाता है 70S का। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हम लोग का राइबोसोम हो गया। तो यही है हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर हो गया। तो अगर हम लोग को ये सारा पॉइंट्स अगर हम लोग का दिमाग में रहता है, तो हम लोग इजीली इस फिगर को तुरंत हम लोग बना सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एक हम लोग का हिस्टोन प्रोटीन होता है। एक हम लोग का यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका में हिस्टोन नाम का एक प्रोटीन होता है। और ये हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, मुख्य रूप से जो गुणसूत्र होते हैं हम लोग का, उस गुणसूत्र के लिए संरचनात्मक सहायता देने का कार्य ये हिस्टोन प्रोटीन करता है। तो जो हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन का अभाव पाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ का जो गुणसूत्र होगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो गुणसूत्र होगा, उनको संरचनात्मक सहायता मिल नहीं पाएगा। और इसके परिणाम स्वरूप जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन, ये हम लोग का बन नहीं पाएगा। और ये जो क्रोमेटिन होता है, ये हम लोग का डीएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण होता है, जो कि मुख्य रूप से यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में ही पाया जाता है। तो एक बार हम लोग इसको समझ लिए फिगर को, एक बार हम लोग थ्योरी पोर्शन को देख लेते हैं कि उसमें क्या है। तो यही सारा चीज़ वहाँ पे फिर से मेंशन किया हुआ मिलेगा आपको। तो जैसे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका, तो इन कोशिकाओं में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, जिसके कारण क्रोमेटिन नहीं बन पाता, और केवल डीएनए का सूत्र ही गुणसूत्र के रूप में पड़ा रह जाता है। अगर इसका हम फिगर का अगर बात करें, तो ये देखिए फिगर हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका का। तो ये देखिए, ये हम लोग का अंदर वाला जो है, ये हो गया कोशिका झिल्ली हो जाएगा हम लोग का। फिर ये वाला हो गया कोशिका भित्ति हो गया, और ये सब जो है ये हम लोग का क्या होगा, पिल्ली हो गया। ये देखिए, इसके बाद हम लोग का ये जो हो गया पोर्सन, ये हो गया हम लोग का न्यूक्लियड हो गया, ये हो गया प्लाज्मिड हो जाएगा, ये सब हम लोग का फ्लैजेला हो गया। फिर इधर हम लोग का ये जो पॉइंट सब है, ये हम लोग का राइबोसोम जो कि फैला हुआ है हम लोग का। तो इस प्रकार से हम लोग जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका स्ट्रक्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिए। तो अब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को देखेंगे। तो ये था हम लोग का कोशिका, जिसको हम लोग 2 भाग में बांटे हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। तो हम लोग प्रोकैरियोटिक को ख़त्म कर चुके हैं, जहाँ पे केंद्रक हम लोग का नहीं था। तो जो हम लोग का फिगर है उसमें भी नज़र आता होगा कि यहाँ पे कहीं भी केंद्रक हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। तो जब हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका बनाएंगे, तो वहाँ पे हम लोग को मुख्य रूप से केंद्रक नज़र आएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिका जहाँ पे केंद्रक होगा, ये मुख्य रूप से जंतु कोशिका में होगा, और हम लोग का पादप कोशिका में भी देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको हम लोग शुरू करते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका जो है, ये हम लोग का पादप कोशिका में भी मिलता है और जंतु कोशिका में भी मिलता है। पादप कोशिका में भी होगा, और दूसरा जंतु कोशिका में भी हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग का कि पादप कोशिका में जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है और जंतु कोशिका में जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, इसमें कुछ भिन्नता भी देखने को मिलती है। जैसे कि हम लोग का अगर पादप कोशिका की बात करेंगे, तो पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होता है हम लोग का, सेल वाल, ये हम लोग को नज़र आएगा। लेकिन अगर जंतु कोशिका की बात करेंगे, तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव पाया जाता है, कोशिका भित्ति नहीं होता है।
दूसरा अगर बात करेंगे तो रसधानी, तो जो पादप कोशिका है इसमें हम लोग का रसधानी भी पाया जाता है, जबकि हम लोग का जंतु कोशिका में रसधानी का अभाव पाया जाता है। तीसरा हो जाएगा हम लोग का हरित लवक, तीसरा हो गया हरित लवक। तो पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है, जबकि जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। इसके अलावे अब तक क्या हो गया कि यूकैरियोटिक कोशिका को दो भाग में बांटे, एक पादप कोशिका और एक जंतु कोशिका, यानी कि पादप कोशिका में भी यूकैरियोटिक कोशिका होगा और जंतु कोशिका में भी यूकैरियोटिक कोशिका होगा। पादप कोशिका में क्या होगा, कोशिका भित्ति होगा जो कि मुख्य रूप से सुरक्षा प्रदान करेगा, रसधानी होगा जो कि पानी को एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी रखता है, और हरित लवक होगा जिसके माध्यम से पेड़ पौधा क्या करते हैं, अपना खाना भोजन बनाते हैं। तो ये सभी चीज़ को हम लोग आगे भी एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन जंतु कोशिका में ना तो कोशिका भित्ति होता है, ना तो रसधानी होता है, और ना ही हम लोग का हरित लवक होता है। इसके अलावे बाकी जितने भी कोशिकांग हो गए, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, केंद्रक हो गया, हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया, तो ये सभी हम लोग का कोशिकांग जो है ये हम लोग का पादप कोशिका में भी पाया जाएगा और जंतु कोशिका में भी पाया जाएगा। तो यहाँ तक चीज़ क्लियर होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। तो अगर हम लोग इस फिगर को देखेंगे तो इस फिगर को देख के आपको क्या लग रहा है, ये पादप कोशिका है या फिर जंतु कोशिका है? तो अगर इस फिगर का बात करेंगे तो ये जो बाहरी वाला आवरण दिख रहा है हम लोग को, ये जो बाहरी आवरण है ये क्या हम लोग का, तो यही बाहरी आवरण हम लोग का है कोशिका भित्ति, यही हम लोग का कोशिका भित्ति। जबकि हम लोग का ये जो दिख रहा है अंदर वाला, इसको हम लोग बोलते हैं, ये हम लोग का होगा रसधानी, और ये जो हम लोग को दिख रहा है ये सब, यही क्या हम लोग का हरित लवक है। और अगर हम लोग का कोशिका भित्ति मिल रहा है, रसधानी मिल रहा है, हरित लवक मिल रहा है, तो फिर ये कोशिका किस प्रकार का कोशिका होगा, पादप कोशिका होगा या फिर जंतु कोशिका होगा? तो हम अभी बताएं कि पादप कोशिका में हम लोग को रसधानी मिलता है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति मिलता है, और पादप कोशिका में ही हम लोग को हरित लवक भी देखने को मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, पादप कोशिका हो जाएगा। तो ये सब क्लास 10th में ही हम लोग के पास मिल गया होगा कि पादप कोशिका, जंतु कोशिका, ये सब का स्ट्रक्चर भी बनाना रहता था हम लोग को। तो ये देखिए, अगर इस फिगर को देखिएगा तो और भी क्लियर हो जाएगा, दोनों साथ में है। तो ये क्या हो गया, हम लोग का पादप कोशिका हो गया, जिसमें कि हम लोग को रसधानी दिख रहा है, जिसमें हम लोग का हरित लवक दिख रहा है, ये सारा चीज़ आएगा, और ये सब हम लोग का कोशिका भित्ति दिख रहा है हम लोग का। जबकि यहाँ पे जंतु कोशिका अगर बात करेंगे हम लोग, तो जंतु कोशिका में कहीं भी हम लोग को राजधानी दिख रहा है क्या? इस प्रकार का स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं दिख रहा। कहीं पे हम लोग को यहाँ पे हरित लवक दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। और कहीं पे हम लोग का कोशिका भित्ति दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। डायरेक्ट हम लोग का प्लाज्मा झिल्ली यहाँ पे नजर आ रहा है। तो ये हो गया हम लोग का जंतु कोशिका का चित्र हो गया, और ये हम लोग का हो जाएगा पादप कोशिका का चित्र हो जाएगा। तो अगर यूकैरियोटिक कोशिका का बात किया जाए तो क्या क्या हम लोग का पादप कोशिका में होता है? कोशिका भित्ति होता है, राजधानी होता है, हरित लवक होता है, जबकि जंतु कोशिका में इन सभी चीज़ों का अभाव पाया जाता है। लेकिन इसके अलावे बाकी जो कोशिकांग हो गया, जैसे गोल्जी का हो गया, केंद्रक हो गया हम लोग का, या फिर हम लोग का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, तो ये सभी चीज़ हो गया जो बाकी हम लोग का पादप कोशिका में मिलता है और जंतु कोशिका में भी देखने को मिलता है। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है, ये कोशिका में क्या होता है, मुख्य रूप से जो हिस्टोन प्रोटीन जो हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में अभाव पाया जा रहा था, वो हिस्टोन प्रोटीन हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। अब अगर हिस्टोन प्रोटीन हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाएगा तो ये हिस्टोन प्रोटीन गुणसूत्रों के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करेगा, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हम लोग का क्रोमेटिन बनेगा, जो कि डीएनए और प्रोटीन का एक जटिल मिश्रण होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जो हम लोग का क्रोमेटिन होता है या फिर हम लोग का जो हिस्टोन प्रोटीन होता है, वो हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, न कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जो केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में होता है या फिर जंतु कोशिका में होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा क्या होगा आंसर, कि जो केंद्रक होता है वो पादप कोशिका में होगा या जंतु कोशिका में होगा या फिर दोनों में होगा। तो ये हो गया हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब हम लोग आगे कोशिकाएं की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आगे कोशिका झिल्ली को पढ़ेंगे हम लोग, कोशिका झिल्ली। या फिर इसी को हम लोग इंग्लिश में सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो कोशिका झिल्ली, या फिर इसको हम लोग कह लीजिए जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या है। तो जो कोशिका झिल्ली है या फिर जो जीव द्रव्य झिल्ली है,
ये हम लोग का पादप कोशिका में तो मिलता ही है, पादप कोशिका में ये मिलेगा ही, साथ ही साथ ये हम लोग का जंतु कोशिका में भी मिलेगा। कोशिका झिल्ली हम लोग का पादप कोशिका में भी होगा और जंतु कोशिका में भी होगा। पादप झिल्ली हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होगा और यूकैरियोटिक कोशिका में भी होगा, लेकिन कोशिका भित्ति जो होगा वो हम लोग का मुख्य रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका में होगा, यूकैरियोटिक कोशिका में नहीं होगा। तो पादप कोशिका या फिर जंतु कोशिका दोनों में हम लोग का क्या होता है, कोशिका झिल्ली या फिर जीव द्रव्य झिल्ली पाया जाता है। लेकिन इसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका इसमें क्या है, एक अंतर होता है क्या। तो मान लीजिए ये हम लोग का हो गया कोशिका झिल्ली हो गया, लेकिन जो पादप कोशिका होता है इसके बाहर और एक आवरण होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं। जो पादप कोशिका होता है उसमें कोशिका झिल्ली तो होता ही होता है, लेकिन साथ ही साथ कोशिका भित्ति भी पाया जाता है। लेकिन जो हम लोग का जंतु कोशिका होता है इसमें हम लोग का सिर्फ और सिर्फ कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, कोशिका झिल्ली। अब अगर हम लोग आगे सेल मेम्ब्रेन के भाग का अगर बात करेंगे तो इसमें 3 चीज़ पाया जाता है। पहला हम लोग का लिपिड होगा, दूसरा हम लोग का प्रोटीन होगा और तीसरा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट, तो ये 3 चीज़ हम लोग का कोशिका झिल्ली में पाया जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। सेल मेम्ब्रेन है ना, कोशिका झिल्ली, तो क्या क्या पाया जाएगा हम लोग इसमें, मुख्य रूप से 3 चीज़ पाया जाएगा। पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, लिपिड हो जाएगा। दूसरा हम लोग का प्रोटीन हो जाएगा और तीसरा जो है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट। अब जो लिपिड होता है, लिपिड ये हम लोग का क्या होगा, गोल स्ट्रक्चर होगा और ये हम लोग का फास्फेट का बना होता है। इसके अलावा क्या होता है, इसमें 2 पूंछ जैसी संरचना होती है जो कि फैटी एसिड से बना होता है। ये जो पूंछ जैसी संरचना है ये हम लोग का फैटी एसिड से बना हुआ होता है। ठीक है, तो लिपिड में क्या हो गया, लिपिड में गोल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि हम लोग का फास्फेट का बना होता है और 2 पूंछ जैसी संरचना होती है जो कि फैटी एसिड का बना हुआ होता है। प्रोटीन की अगर बात करेंगे तो प्रोटीन में क्या होगा, 2 चीज़ होगा। एक हम लोग का होगा, पहला जो होगा वो हम लोग का होगा अंगभूत प्रोटीन और दूसरा हम लोग का हो जाएगा परिधीय प्रोटीन। अंगभूत प्रोटीन और दूसरा परिधीय प्रोटीन। और अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और दूसरा हम लोग का हो जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो कोशिका झिल्ली में क्या होगा, 3 चीज़ें। एक तो हो गया हम लोग का लिपिड हो गया, ठीक है, दूसरा हम लोग का प्रोटीन हो गया और तीसरा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो गया। अब लिपिड में भी, लिपिड का अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो गोल स्ट्रक्चर होता है जो कि फास्फेट का बना होता है। इसके साथ ही साथ इसमें 2 क्या होता है, पूंछ जैसी संरचना होती है जो कि फैटी एसिड से बना होता है। प्रोटीन की बात करेंगे तो इसमें 2 प्रकार है, एक अंगभूत प्रोटीन है और दूसरा परिधीय प्रोटीन होता है जो कि सर्कम्फ्रेंस में मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो एक हो जाएगा हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन हो जाएगा और दूसरा हम लोग का ग्लाइकोलिपिड हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब हम लोग स्ट्रक्चर में आते हैं, यहाँ पे कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर। तो जो लिपिड होता है वो क्या होगा, ये जो लिपिड होता है वो हम लोग का बायलिपिड लेयर होता है, यानी कि इसका 2 लेयर देखने को मिलेगा। बायलिपिड लेयर होता है। देखते हैं अब इसको क्या है, तो स्ट्रक्चर में आते हैं। तो सबसे पहला जो लिपिड होगा वो क्या होगा, हम लोग का गोल गोल संरचना होगा इस प्रकार से। ये गोल गोल संरचना होगा जो कि फास्फेट से बना हुआ होगा। अब साथ ही साथ क्या होगा, इसमें हम लोग का क्या होगा, तो 2 पूंछ जैसी संरचना होगी, जो टेल जैसी 2 टेल जैसी संरचना होगी। तो हम लोग उसको बना लेते हैं ऐसा करके, दोनों में ऐसा ऐसा होगा। ये टेल जैसी संरचना होगी जो कि हम लोग का फैटी एसिड से बना हुआ होगा। ये टेल जैसी संरचना हम लोग का फैटी एसिड से बना होगा
और जो हम लोग का लिपिड होगा, गोल जैसा स्ट्रक्चर होगा, ये हम लोग का फास्फेट से बना हुआ होगा। तो ये हम लोग का एक लेयर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग का और एक लेयर होगा जो कि हम लोग का लिपिड का होने वाला है। तो ये हम लोग का फिर से यहाँ पे होगा, इस प्रकार से लेयर होगा। अगर क्लास काफ़ी स्लो अगर आपको लग रहा है तो आप आराम से 2 गुना 1.5 गुना स्पीड में जो आपको लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एक बार चीज़ों को हम समझा देंगे तो आप लोग को चीज़ें काफ़ी अच्छे से लिखने में सहूलियत होगी। तो ये हो गया हम लोग का एक हो गया जो कि फिर से हम लोग का फास्फेट का बना होगा। अब दूसरा क्या होगा, इसमें फिर से हम लोग का जो दूसरा होगा इसमें भी टेल होगा, और ये टेल क्या होगा हम लोग का फैटी एसिड से बना हुआ होगा। तो ये टेल इस प्रकार से हम लोग का फिर से अंदर की तरफ आएगा। तो ये टेल हम लोग का अंदर की तरफ आ रहा है, ये हुआ। तो ये हम लोग का क्या हो गया, अभी तक ये वाला हुआ कि लिपिड जो होगा वो हम लोग का फास्फेट का होगा, और हम लोग का एक फैटी एसिड होगा जिसका टेल बना हुआ होगा, बाय लेयर होगा। तो हम लोग का एक लेयर अंदर हो गया और दूसरा लेयर हम लोग का बाहर साइड हो गया है। यहाँ तक सबको क्लियर है चीज़ें। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पे। अब इसमें क्या हम लोग का प्रोटीन का बात करते हैं। तो प्रोटीन 2 प्रकार का है, एक अंगभूत प्रोटीन और एक परिधीय प्रोटीन। तो जो अंगभूत प्रोटीन होगा वो क्या होगा हम लोग का बीच में धंसा हुआ होगा। जैसे क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग एक लेयर यहाँ से हटा देते हैं, ये वाला यहाँ से एक लेयर इसको हटा देते हैं। यहाँ पे क्या होगा हम लोग का जो प्रोटीन होगा वो हम लोग का इस प्रकार से धंसा हुआ प्रोटीन होगा। जो प्रोटीन होगा वो हम लोग का इस प्रकार से यहाँ पे धंसा हुआ होगा। तो यही क्या होगा हम लोग का अंगभूत प्रोटीन होगा, यानी कि जो धंसा हुआ होगा। फिर यहाँ से अगर एक लेयर हटाते हैं यहाँ पे ऐसा करके, तो यहाँ पे हम लोग का फिर से ऐसा प्रोटीन होगा जो कि अंगभूत प्रोटीन कहलाएगा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे, एक है परिधीय प्रोटीन है। परिधीय प्रोटीन यानी कि सरकमफ्रेंस में होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे होगा ये हम लोग का, तो ये हो गया हम लोग का सरकमफ्रेंस वाला प्रोटीन हो जाएगा, या फिर ये वाला जो होगा ये हम लोग का सरकमफ्रेंस वाला प्रोटीन हो जाएगा, परिधीय प्रोटीन कहलाएगा। तो नाम भी लिख देते हैं यहाँ पे तो ज़्यादा क्लियर होगा। ये हो जाएगा हम लोग का परिधीय प्रोटीन, और ये हो जाएगा हम लोग का अंगभूत प्रोटीन जो धंसा हुआ होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का बात आते हैं। तो इसमें आता है क्या, ग्लाइकोप्रोटीन आता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि एक हो गया ग्लाइकोप्रोटीन और एक हो गया हम लोग का ग्लाइकोलिपिड हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट जो होगा ये हम लोग का प्रोटीन में पाया जाएगा। और प्रोटीन कौन सा वाला है, एक ये वाला अंगभूत प्रोटीन है, और ये वाला हम लोग का परिधीय प्रोटीन है। यानी कि यहाँ पे जो प्रोटीन हम लोग का पाया जाएगा, जो यहाँ पे जो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा वो मुख्य रूप से हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन में पाया जाएगा। ये वाला हम लोग का बन जाएगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर बन जाएगा हम लोग ऐसा करके। और फिर इसी प्रकार से ये वाला भी क्या हम लोग का प्रोटीन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या पाया जाएगा, यहाँ पे भी हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन पाया जाएगा। तो ये हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। फिर सेम चीज़ जहाँ पे हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन होगा, और यहाँ पे हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन होगा। इसके साथ हम लोग का क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो ये कार्बोहाइड्रेट कहाँ पे पाया जाएगा, तो जहाँ पे लिपिड होगा। और लिपिड कौन सा वाला है, ये जो हम लोग का रेड कलर है, यही सब क्या हम लोग का लिपिड है। तो इन लिपिड में हम लोग का क्या पाया जाएगा, इन लिपिड में ही हम लोग का ग्लाइकोलिपिड पाया जाएगा। ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का कोशिका झिल्ली। इसको हम लोग फिर से एक बार समझ लेते हैं फास्टली। तो क्या होगा हम लोग का कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे 3 चीज़ पाया था, एक लिपिड हो गया, एक प्रोटीन हो गया, और तीसरा हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो गया। तो जो लिपिड होता है वो हम लोग का मुख्य रूप से गोल स्ट्रक्चर का होता है जो कि फास्फेट का बना होता है। इसके अलावा इसमें 2 पूंछ जैसी संरचना होती है जो कि फैटी एसिड का बना हुआ होता है, और ये हम लोग का बायलिपिड लेयर होता है। तो ये हम लोग का एक हो गया, एक लेयर हो जाएगा जो कि हम लोग का लिपिड का बना हुआ होगा गोल गोल, और इसके साथ यहाँ पे क्या होगा, इसका जो पूंछ होगा वो इधर निकला हुआ होगा। जो दूसरा लेयर होगा वो फिर से क्या होगा, ऊपर में इधर लिपिड की स्ट्रक्चर होगा, गोल होगा, फास्फेट का बना होगा, और ये हम लोग का टेल जैसा स्ट्रक्चर होगा जो कि फैटी एसिड से बना हुआ होगा। इसके अलावा 2 प्रोटीन पाया जाता है जो कि एक अंगभूत प्रोटीन होता है और एक हम लोग का परिधीय प्रोटीन होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है ये क्या हो गया, अंगभूत प्रोटीन हो जाएगा हम लोग का। और ये जो बाहर में दिख रहा है हम लोग का सर्कमफ्रेंस में दिख रहा है, तो नाम से पता चल रहा है कि परिधीय प्रोटीन यानी कि सर्कमफ्रेंस में पाया जाएगा। फिर साथ ही साथ क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा जिसमें हम लोग का ग्लाइकोप्रोटीन होगा और एक ग्लाइकोलिपिड होगा। तो ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि वैसा कार्बोहाइड्रेट जो कि प्रोटीन में पाया जाएगा। तो ये रहा हम लोग का प्रोटीन वाला चीज़। तो इसमें जो प्रोटीन पाया जा रहा है वो हम लोग का कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम लोग का लिपिड में जो पाया जा रहा है वो हम लोग का ग्लाइकोलिपिड कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का कोशिका झिल्ली का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग का बनकर रेडी हो जाता है। तो ये रहा हम लोग का पूरी तरीके से कोशिका झिल्ली खत्म हो गया। अगर कोशिका झिल्ली के कार्य की बात करेंगे, कोशिका झिल्ली के अगर कार्य की अगर बात करते हैं तो कार्य क्या हो जाएगा हम लोग का, तो जो भी पदार्थ होंगे
जो भी पदार्थ होगा उन पदार्थों का या फिर जो आयन होगा उन आयनों का परिवहन करना कहाँ पे, तो कोशिका से बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। तो ये हो जाएगा हम लोग का कोशिका झिल्ली का कार्य। तो उम्मीद है कि कोशिका झिल्ली का स्ट्रक्चर भी समझ में आया होगा, प्लस इसमें क्या क्या फंक्शन है वो सारा चीज़ भी आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति को देखते हैं। आगे हम लोग का कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति क्या होता है, सबसे पहला कि हम लोग का कोशिका भित्ति जो होता है वो हम लोग का पादप कोशिका में पाया जाता है। कोशिका भित्ति हम लोग का पादप कोशिका में पाया जाएगा। जैसे कि ये हम लोग का कोशिका झिल्ली हो गया, तो इस झिल्ली के बाहर एक और हम लोग का लेयर होता है, और यही लेयर क्या होता है हम लोग का कोशिका भित्ति होता है। ये फोटो भी दिखाएंगे हम इसका, कोशिका भित्ति हो गया। और क्या होता है कि इसका कार्य क्या होता है, तो सुरक्षा प्रदान करना होता है, सुरक्षा प्रदान करना। जैसे कि ये वाला, ये जो बाहर में दिख रहा है हम लोग का, यही क्या हम लोग का, यही है हम लोग का कोशिका भित्ति, जो कि हम लोग का कहाँ पे पाया जा रहा है, तो ये हम लोग का पादप कोशिका में पाया जा रहा है। तो अगर हम लोग कोशिका झिल्ली यहाँ पे देखें तो कोशिका झिल्ली के बारे में लिखा भी है कि कोशिका झिल्ली एक पतली सी झिल्ली होती है जिसके द्वारा कोशिका के सभी अवयव घिरे रहते हैं, और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होता है जो कि क्या करता है, सामानों को, आयनों को लेने अंदर और बाहर ले जाने का कार्य करता है। तो अगर आपको स्ट्रक्चर क्लियर है, उससे जितने भी फंक्शंस है वो सारे क्लियर हैं, तो आप इस कोशिका झिल्ली को और भी काफ़ी बड़ा करके लिख सकते हैं और उसका फिगर भी आप छाप सकते हैं। अब हम लोग आगे अंतः झिल्ली का तंत्र को देखेंगे। अंतः झिल्ली का तंत्र, या फिर इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ये जो होता है ये हम लोग का पादप कोशिका में भी होता है और जंतु कोशिका में भी होता है। पादप कोशिका हो या फिर जंतु कोशिका, दोनों में हम लोग का पाया जाता है। लेकिन साथ में कुछ चीज़ें हैं जो कि नहीं भी पाए जाते हैं, देखते हैं उसको भी। ये हो गया। अब क्या है कि पादप कोशिका जो होते हैं इसमें हम लोग का मुख्य रूप से अंतः प्रद्रव्य जालिका पाया जाता है। अंतः प्रद्रव्य जालिका। दूसरा क्या हो जाएगा हम लोग का, गोल्जी उपकरण पाया जाता है। गोल्जी उपकरण। तीसरा जो होगा वो हम लोग का लाइसोसोम। ये सब पाया जाता है। प्लस चौथा ये हो जाएगा हम लोग का रसधानी। तो जो रसधानी होता है ये हम लोग का मुख्य रूप से पादप कोशिका में ही सिर्फ और सिर्फ पाया जाता है। ये तो अभी तक आप लोग को क्लियर हो चुका होगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उनको पानी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ऐसी स्थिति में जो राजधानी होता है वो पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं, स्टोर करने का काम करते हैं। तो अंतः झिल्ली का तंत्र के अंतर्गत हम लोग का ये जो है पादप कोशिका में होगा और जंतु कोशिका में भी होगा। लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतःप्रद्रव्य जालिका भी होगा, गोल्जी उपकरण भी होगा और लाइसोसोम भी होगा। लेकिन जो ये रसधानी है, ये रसधानी मुख्य रूप से हम लोग का कहाँ पे होगा, तो पादप कोशिका में होगा। ये हम लोग का जंतु कोशिका में नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को। अब हम लोग एक एक करके हम लोग चीज़ों को देखते हैं। पहला होगा हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो ये क्या होता है, पादप में भी पाया जाता है और जंतु में भी पाया जाता है। यहाँ तक क्लियर है। दूसरा क्या हो जाएगा, ये जो होगा ये झिल्ली युक्त होगा। इसके अलावे इसका आकार कैसा होगा, तो इसका आकार जो होगा वो हम लोग का थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगा। इसका आकार जो होगा वो थैलीनुमा होगा। साथ ही साथ ये हम लोग का नलिकाकार होगा। और ये जो होगा हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये केंद्रक से सटा हुआ होगा। और इसका कार्य की अगर बात करेंगे हम,
तो कार्य क्या हो जाएगा इसका, तो लिपिड व प्रोटीन, लिपिड व प्रोटीन का संश्लेषण करना। ये हो गया। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाएगा। ये झिल्ली युक्त होता है। दूसरा क्या हो जाएगा, थैलीनुमा होगा या फिर नलिकाकार होगा, केंद्रक से सटा हुआ रहेगा। तो अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्या होगा, स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो मान लेते हैं ये हम लोग का क्या हो गया, ये हम लोग का हो गया कोई एक कोशिका हो गया हम लोग का। इस कोशिका में ये हम लोग का हो गया केंद्रक हो गया, ठीक है, ये हम लोग का हो गया केंद्रक। अब जो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा वो क्या होगा, थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगा, यानी कुछ इस टाइप से हम लोग बना लेते हैं इसको। इस टाइप से हम लोग का स्ट्रक्चर होगा और यही हम लोग का क्या होगा, अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये जो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा वो क्या होगा, हम लोग का थैलीनुमा स्ट्रक्चर होगा, नलिकाकार स्ट्रक्चर होगा और ये हम लोग का मुख्य रूप से केंद्रक से सटा हुआ रहेगा। इसका कार्य क्या हो जाएगा, तो प्रोटीन और लिपिड का संश्लेषण करने का कार्य मुख्य रूप से इसका रहेगा। अब इसमें भी अंतःप्रद्रव्य जालिका का अगर देखेंगे तो इसमें भी हम लोग को दो प्रकार का चीज़ नज़र आता है। अगर हम लोग अंतःप्रद्रव्य जालिका को देखें, अंतःप्रद्रव्य जालिका, तो यहाँ पे हम लोग का दो चीज़ नज़र आता है। पहला क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे एक क्या होता है कि जो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका है, इसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे हम लोग का इस प्रकार से कहीं कहीं पे हम लोग का क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है। तो जहाँ जहाँ पे हम लोग का राइबोसोम उपस्थित होगा ये थोड़ा क्या होगा, खुरदरा टाइप का नज़र आएगा। तो एक हम लोग का होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा हो जाएगा हम लोग का जहाँ पे हम लोग का राइबोसोम उपस्थित नहीं होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसको हम लोग लिख दिए। तो जो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका होगा जहाँ पे हम लोग का राइबोसोम उपस्थित होगा वहाँ पे क्या होगा, हम लोग का मुख्य रूप से जो राइबोसोम होगा, जो अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होगा उसमें क्या होगा, कहीं कहीं पे हम लोग का राइबोसोम इस प्रकार से देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से इसका जो सरफेस होगा वो हम लोग का क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा। लेकिन वहीं पे जो चिकनी हम लोग का जो होगा, चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका जो होगा, जैसे कि ये वाला हम लोग का हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, मुख्य रूप से हम लोग का जो राइबोसोम है वो उपस्थित नहीं होगा, जिसकी वजह से इसका सरफेस जो होगा वो क्या होगा, प्लेन होगा, स्मूथ होगा। तो यही है दो प्रकार का। तो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका जो कि पादप में और जंतु दोनों में पाया जाता है, झिल्ली युक्त होता है, थैलीनुमा आकृति होता है इस प्रकार से हम लोग का, और ये नालिकाकार दिखने को मिलता है, केंद्रक से क्या होता है, सटा हुआ होता है। कार्य क्या होता है, लिपिड और प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। अब क्या होता है कि कुछ कुछ अंतःप्रद्रव्य जालिका में हम लोग का राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसकी वजह से इसका सतह जो होता है वो खुरदरी हो जाता है, जबकि किसी में राइबोसोम उपस्थित नहीं होता, जिसकी वजह से इसका सतह चिकनी हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या है कि जो हम लोग का खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, ये इसका मुख्य कार्य क्या है, तो ये जो होगा ये हम लोग का प्रोटीन संश्लेषण करेगा, ये हम लोग का प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य करेगा। जबकि ये जो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका होगी ये हम लोग का लिपिड संश्लेषण का कार्य करेगा, लिपिड संश्लेषण का कार्य करेगा। तो ये हो गया हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका कंप्लीट हो गया। एक बार हम इसका इमेज आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, ये हो गया हम लोग का केंद्रक हो गया, ये हम लोग का केंद्रक हो गया, और ये जो स्ट्रक्चर हम लोग को दिख रहा है यही ये हम लोग का क्या, अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि मुख्य रूप से केंद्रक से सटा हुआ है। और ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, डॉट डॉट यही क्या हम लोग का राइबोसोम है, जो जिसकी वजह से पता चल के आ रहा है कि ये जो हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका है ये मुख्य रूप से खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका है, जो कि हम लोग का प्रोटीन का संश्लेषण करेगा। तो अंतःप्रद्रव्य जालिका क्या हो गया, मुख्य रूप से हम लोग का केंद्रक के पास सटा हुआ होता है, ये थैलीनुमा आकृति होता है, प्लस इसमें क्या होता है हम लोग नलिकाकार होता है, झिल्ली युक्त होता है। और अगर हम लोग का कुछ खुरदरा चीज़ होता है जिसको हम लोग राइबोसोम बोल रहे हैं, तो वो अंतःप्रद्रव्य जालिका हम लोग का मुख्य रूप से कहलाएगा खुरदुरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। और अगर जो प्लेन होगा वो हम लोग का कहलाएगा चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जो कि लिपिड संश्लेषण का कार्य करेगा, जो हो गया हम लोग का अंतःप्रद्रव्य जालिका। अब इसको देख लीजिए एक बार, ये हम लोग का गोल्जिका है, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गया वैसा, और ये होगा हम लोग का गोल्जिका होगा, गोल्जी उपकरण होगा। तो अब हम लोग गोल्जी काय को देखेंगे।
तो गोल्जिकाय, गोल्जिकाय तो क्या होगा 1898 में कैमिलो गोल्जी के द्वारा इस संरचना की खोज की गई थी, जिसको उन्हीं के नाम पर गोल्जिकाय या फिर गोल्जी उपकरण कहा गया। तो अगर इसका स्ट्रक्चर का बात किया जाए तो मान लीजिए कि ये हम लोग का कोई एक सेल है, ये हम लोग का कोई एक कोशिका है, और इसी के अंदर क्या होगा, हम लोग केंद्रक होगा, इसी के अंदर क्या होगा, हम लोग का अंतःप्रद्रव जालिका होगा, और अंतःप्रद्रव जालिका से क्या होगा, सटा हुआ होगा हम लोग का गोल्जिकाय सटा हुआ होगा। तो अगर गोल्जिकाय का अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग तो ये भी कुछ हम लोग का इस प्रकार से होगा। ये हम लोग का यहाँ पे ऐसा छोटा सा गोल जैसा होगा, और पीछे में भी हम लोग का गोल जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा, हम लोग का केंद्रक हो जाएगा, और फिर यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा, यहाँ पे अंतःप्रद्रव जालिका हो जाएगा, जो कि यहाँ से सटा होगा। तो अंतःप्रद्रव जालिका, उसके बाद क्या हो जाएगा, हम लोग का गोल्जिकाय हो जाएगा। अब गोल्जिकाय का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, हम लोग का दो चीज़ होता है। ये जो भाग है, ये वाला आगे वाला, ये कहलाता है हम लोग का सीस कहलाता है, या फिर इसको हम लोग निर्माणकारी सिरा बोलते हैं, निर्माणकारी सिरा। और ये जो पीछे है, पीछे ये वाला, ये हम लोग का हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा, जिसको हम लोग परिपक्वन सिरा के नाम से जानते हैं। प्लस क्या होगा इसमें, अगर हम इसका ये जो इसका अगर ये वाला बात करेंगे, यानी कि इसका व्यास का बात करेंगे, तो व्यास जो होगा ये हम लोग का 0.5 माइक्रोमीटर से हम लोग का 0.1 माइक्रोमीटर के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसमें क्या हम लोग का कुछ समांतर कुंड होता है, जैसे कि इसको ऐसा लेते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर लेते हैं, ये वाला है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये जो होगा हम लोग का ये कितना होगा, 0.5 माइक्रोमीटर से 0.1 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। इसके बाद ये जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला, फिर इधर वाला, यानी कि एक कुंड टाइप का स्ट्रक्चर होगा। यही सब कहलाता है हम लोग का समांतर कुंड। उसके बाद ये जो भाग है ऊपर वाला, ये हम लोग का कहलाता है शीश कहलाता है। ये हो गया हम लोग का शीश हो गया, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं निर्माणकारी सिरा। और ये जो नीचे वाला है, ये हम लोग का हो जाएगा ट्रांस हो जाएगा, ट्रांस। तो जो हम लोग का कोशिका होता है, वहाँ पे क्या होता है, केंद्रक हो गया। इसके बाद क्या हो गया, अंतःप्रद्रव जालिका हो गया, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है और लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। अब ये जो गोल्जी क्या होता है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रव जालिका से जुड़ा हुआ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो लिपिड और जो प्रोटीन है वो हम लोग का गोल्जिका में प्रवेश करता है। तो जो अंतःप्रद्रव जालिका में जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, वो हम लोग का चूँकि जो गोल्जिका है वो इस भाग से जुड़ा हुआ है, किससे, अंतःप्रद्रव जालिका से। यानी कि ये वाला जो भाग है ये हम लोग का अंतःप्रद्रव जालिका से होगा, जो कि हम लोग शीश बोल रहे हैं, यानी कि शीश वाला भाग हम लोग का अंतःप्रद्रव जालिका से जुड़ा होगा, और इसी शीश के माध्यम से हम लोग का जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है वो हम लोग का गोल्जिका में एंटर करेगा। और ये जो हम लोग का ट्रांस वाला भाग है, पीछे वाला भाग, इसी ट्रांस वाले भाग से हम लोग का बाकी जो चीज़ होगा, जैसे कि प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, तो वो हम लोग का गोल्जिका में प्रवेश होने के बाद ट्रांस वाले भाग से बाहर की ओर निकलेगा। अब इसको एक बार हम लोग ओरिजिनल फिगर को देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का शीश वाला भाग हो गया, ये शीश वाला भाग हो गया, ये हम लोग का ट्रांस वाला भाग होगा। तो यही शीश वाले भाग से क्या होगा, यही वाला शीश वाला भाग क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हम लोग का जुड़ा हुआ होगा, जहाँ से हम लोग का जो प्रोटीन का संश्लेषण हो रहा है, जो लिपिड का संश्लेषण हो रहा है, वो हम लोग का एंटर करेगा इसमें गोल्जिका में। उसके बाद हम लोग का ये जो ट्रांस वाला भाग है, इसी ट्रांस वाले भाग के माध्यम से हम लोग का ये बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग का एक होता है लाइसोसोम होता है, जिसको हम लोग आत्मघाती थैली भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको आत्मघाती थैली, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि ये खुद की कोशिकाओं को नष्ट कर लेता है। और एक चीज़ इसमें ध्यान क्या रखना है हम लोग का, कि जो लाइसोसोम होता है इसमें बहुत सारे हम लोग का जल अपघटकीय एंजाइम पाए जाते हैं, जो कि क्या करता है, अम्लीय परिस्थिति में सर्वाधिक सक्रिय रहता है। तो ये ध्यान रखना है कि जल अपघटकीय एंजाइम कहाँ पे पाया जाता है हम लोग का, तो लाइसोसोम में पाया जाता है। आत्मघाती थैली किसको कहा जाता है, तो लाइसोसोम को कहा जाता है। अगर इस फिगर को देखेंगे तो देखिए, ये हो गया हम लोग का केंद्रक हो गया, ये हम लोग का अंतःप्रद्रव जालिका हो गया ये वाला, और ये जो है ये हम लोग क्या हो गया, गोल्जिका हो गया। तो केंद्रक के बाद हम लोग का होता है अंतःप्रद्रव जालिका, और उसके बाद हम लोग का गोल्जिका होता है। तो हम लोग अभी जो
अंतः झिल्ली तंत्र था, उसमें 3 चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। अंतःप्रदप जालिका हम लोग देख चुके हैं, हम लोग गोल्जी उपकरण को समझ लिए हैं, और हम लोग लाइसोसोम को समझ लिए। एक बच जाता है हम लोग का रसधानी। तो रसधानी को हम लोग देखते आगे, रसधानी क्या है। तो क्या आ गया हम लोग का, अब रसधानी आ गया। रसधानी, तो रसधानी क्या होता है, ये जो सबसे पहला चीज़ कि रसधानी जो होता है वो हम लोग का एक परतीय होता है, एक परतीय, प्लस कि ये जो रसधानी होता है ये हम लोग का कहाँ पाया जाता है, तो पादप कोशिका में पाया जाता है। रसधानी हम लोग का पादप कोशिका में पाया जाता है। इसके साथ ही साथ रसधानी में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं, प्लस हम लोग का आयन पाया जाता है, या फिर जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उत्सर्जित पदार्थ इत्यादि का क्या करता है, ये सभी रसधानी में पाए जाते हैं। तो हम लोग को बस इतना ही रसधानी में ध्यान देना है कि जो रसधानी होता है ये हम लोग का मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है हम लोग का। इसके अलावे ये क्या होता है, एक परतीय होता है। यहाँ पर एंजाइम्स, आयंस या फिर बहुत सारे उत्सर्जित पदार्थ या फिर रसायन जो होते हैं ये मुख्य रूप से हम लोग का रसधानी में पाया जाता है। अब हम लोग का एक आता है इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है सूत्रकनिका। इसी को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसको हम लोग देखते हैं क्या होता है, सूत्रकनिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि इसी को हम लोग पावर हाउस भी बोलते हैं, शक्तिगृह, माइटोकॉन्ड्रिया। तो सूत्रकनिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको समझते हैं इसमें क्या है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है, सबसे पहला चीज़ कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये हम लोग का पादप में भी पाया जाता है, जंतु में भी पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक। दूसरा चीज़ क्या है हम लोग का कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो सूत्रकनिका है, इसी को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का शक्तिगृह। कोशिका का शक्तिगृह कहा जाता है। तीसरा जो होगा, अगर इसका संरचना का बात करेंगे तो इसका संरचना बेलनाकार होगा, सिलिंड्रिकल शेप में होगा इसका संरचना, बेलनाकार संरचना होगा। इसके बाद अगर लंबाई की बात करेंगे हम लोग, माइटोकॉन्ड्रिया का जो लंबाई होता है, तो ये लंबाई हम लोग का 1 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। प्लस अगर इसका डायमीटर की बात करेंगे, हम व्यास की बात करेंगे, तो जो व्यास होता है वो हम लोग का 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के अंदर होता है। क्लियर है यहाँ तक। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें हम लोग का दोहरी झिल्ली देखने को मिलता है, दोहरी झिल्ली। दोहरी झिल्ली में क्या होगा, एक झिल्ली जो होगा वो हम लोग का बाह्य झिल्ली होगा, जो बाहर की ओर होगा, बाह्य झिल्ली। और ये जो बाह्य झिल्ली होगा ये हम लोग का जो दूसरा झिल्ली होगा, जिसको हम लोग आंतरिक झिल्ली बोलते हैं, जो कि अंदर में होगा, आंतरिक झिल्ली। तो ये बाह्य झिल्ली जो होगा वो हम लोग का आंतरिक झिल्ली से छोटा होगा, यानी कि आंतरिक झिल्ली जो होगा वो हम लोग का बाह्य झिल्ली से बड़ा होगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या हो गया हम लोग का, सबसे पहला कि जो सूत्रकनिका है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो हम लोग का पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसी को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, यानी कि कोशिका का शक्तिगृह बोलते हैं। इसका संरचना की बात करेंगे तो बेलनाकार संरचना होता है। लंबाई की अगर बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया का, तो 1 से 4 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर इसका डायमीटर की बात करेंगे तो डायमीटर 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है। इसमें दोहरी झिल्ली होता है, जिसमें एक हो गया हम लोग का बाह्य झिल्ली हो गया, और हम लोग का दूसरा हो जाएगा आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। और जो आंतरिक झिल्ली होगा वो हम लोग का थोड़ा सा बड़ा होगा, किससे, बाह्य झिल्ली से। अब इसी के आधार पर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर को बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या होगा, इसमें 2 प्रकार का झिल्ली होगा, और संरचना कैसा होगा, सिलेंड्रिकल संरचना होगा। तो चलिए सिलेंड्रिकल टाइप का बनाते हैं, सिलेंडर टाइप का। तो ये हो गया हम लोग का सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर हो गया। ये हो गया हम लोग का एक झिल्ली हो गया, जिसको हम लोग क्या नाम देंगे, बाह्य झिल्ली। ये हो गया हम लोग का बाह्य झिल्ली।
अब इसके अंदर क्या होता है, और एक झिल्ली होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। और जो आंतरिक झिल्ली होता है वो क्या होता है, बाह्य झिल्ली से बड़ा होता है। तो आंतरिक झिल्ली का स्ट्रक्चर क्या होगा हम लोग का, इस प्रकार से होगा। इस प्रकार से होगा हम लोग का। तो आंतरिक झिल्ली जो होगा क्या हो गया, ये वाला हो गया। तो इसका नाम हो गया हम लोग का आंतरिक झिल्ली। तो जो आंतरिक झिल्ली होता है वो बाह्य झिल्ली से बड़ा होगा, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा होगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से फोल्ड फॉर्म में रहेगा। क्लियर है यहाँ तक। अब क्या होगा इसमें, इसमें क्या होता है, यहाँ पे कुछ संरचना पाई जाती है इस प्रकार से। ये संरचना ऊपर में भी और नीचे में भी, तो इसी संरचना को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्रिस्टी की संरचना कहाँ पर पाई जाती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी वाली संरचना पाई जाती है। क्लियर है यहाँ तक। ये हो गया हम लोग का बाह्य झिल्ली हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। इसके साथ ही साथ क्या होगा, इसके अंदर में क्या होगा हम लोग का, कुछ इस प्रकार से गोल गोल संरचना नजर आएगा। तो यही गोल गोल संरचना हम लोग का जो होगा ये क्या कहलाएगा हम लोग का, यही गोल संरचना हम लोग का कहलाएगा राइबोसोम कहलाएगा। राइबोसोम कहलाएगा। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना राइबोसोम होता है। साथ ही साथ कुछ हम लोग का इस प्रकार से गोल स्ट्रक्चर मिलेगा, गोल टाइप का स्ट्रक्चर मिलेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया में जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, डीएनए बोलेंगे। तो जो डीएनए में जो हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए होता है वो हम लोग का सर्कुलर शेप में होता है, ये ध्यान रखना है। ये हो गया। इसके अलावा हम लोग को एक चीज़ नज़र आ रहा है क्या, ये जो बाह्य झिल्ली है, इस बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में क्या कुछ गैप दिख रहा है ये सब। तो ये जो गैप है ये क्या है, अवकाश है, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, अवकाशिका बोलेंगे, अवकाशिका। तो इस प्रकार से हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना कंप्लीट होता है। तो क्लियर है माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना कैसे बनता है और क्या क्या इसमें होता है। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका जो कि पादप और जंतु दोनों में पाया जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है, कोशिका का शक्ति गृह बोला जाता है। संरचना की बात करेंगे तो बेलनाकार संरचना हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग का। अगर इसका हम लोग लंबाई की बात करेंगे तो ये जो लंबाई है ये वाला हम लोग का, ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 1 से 4 माइक्रोमीटर के अंतर्गत आएगा। अगर इसका डायमीटर की बात करेंगे, यानी कि हम लोग अगर इसका बात करेंगे ये वाला, तो ये हम लोग का हो जाएगा 0.2 से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होगा। ठीक है। इसके अलावा क्या होगा, इसमें 2 झिल्ली होगा, एक आंतरिक झिल्ली होगा और एक बाह्य झिल्ली होगा। तो जो बाह्य झिल्ली होगा वो क्या होगा, आंतरिक झिल्ली से छोटा होगा। इसीलिए आंतरिक झिल्ली को एडजस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार का फॉर्म में वो रहेगा। अब इसमें क्या होता है, इस प्रकार का कुछ संरचना देखने को मिलता है। इसी संरचना को हम लोग क्रिस्टी बोलते हैं। तो पूछा जाएगा कि क्रिस्टी की संरचना कहाँ पे पाई जाती है, 4 ऑप्शन रहेगा आपका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास क्या होता है, इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर दिखता है वो हम लोग का राइबोसोम कहलाता है। इसके अलावा भी माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए होता है, जो कि गोल स्ट्रक्चर में होता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर में होता है। अब बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में कुछ गैप होता है जिसको हम लोग अवकाशिका बोलते हैं। तो यही है हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। अब इसको हम लोग ओरिजिनल फिगर को एक बार देख लेते हैं। तो अगर ये सारा चीज़ पॉइंट्स अगर आपको क्लियर रहेगा, स्ट्रक्चर क्लियर रहेगा, तो आप ऑलरेडी अपने से काफ़ी ज़्यादा चीज़ बना कर लिख सकते हैं। और जो स्ट्रक्चर है उसको भी आप लोग बना सकते हैं। और अगर 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो टाइम भी हम लोग को इसमें नहीं लगेगा। ये देखिए, ये हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया, ये हो गया हम लोग का बाह्य भाग हो जाएगा। ये जो है ये हम लोग का बाहरी झिल्ली हो जाएगा, बाह्य झिल्ली हो जाएगा। ये जो हम लोग को दिख रहा है अंदर, ये वाला हम लोग क्या हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। ये हम लोग का आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। इसके अलावा अब देखिए, ये सब हम लोग का आंतरिक झिल्ली हो जाएगा। अब ये जो गैप दिख रहा है ब्लैक टाइप का थोड़ा सा, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, जो गैप हो रहा गया, यही हम लोग का कहलाएगा, हम लोग का अवकाशिका कहलाएगा। इसके साथ ये जो गोल स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल स्ट्रक्चर, ये क्या हम लोग का डीएनए हो जाएगा। यही गोल स्ट्रक्चर कहलाएगा हम लोग का डीएनए कहलाएगा। और ये जो बीच में इस प्रकार का जो पदार्थ दिख रहा है हम लोग का, ये कहलाएगा हम लोग का मैट्रिक्स कहलाएगा। प्लस ये जो हम लोग का ऐसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, ये हम लोग का क्या कहलाएगा, क्रिस्टी कहलाएगा। राइबोसोम ये वाला बता रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग बताए थे वहाँ फिगर में, तो वही क्या हम लोग का राइबोसोम होगा। तो इसी प्रकार से हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट हो जाता है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो राइबोसोम है वो हम लोग का राइबोसोम जो है वो हम लोग का 70S प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है कि यह केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। तो चूँकि हम लोग यूकैरियोटिक कोशिका को ही देख रहे हैं, जिसमें पादप और जंतु दोनों में हम लोग का क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है, तो श्वसन क्रिया को संपादित करना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के समरूप रचना मेसोसोम पाई जाती है, जो कि श्वसन और कोशिका विभाजन का कार्य करती है।
माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन विखंडन से ऊर्जा मुक्त होती है जो एटीपी के रूप में संचित रहती है। यही कारण है कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में गोलाकार डीएनए होता है एवं 70S राइबोसोम पाया जाता है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है। तो यही हम लोग का माइटोकॉन्ड्रिया। अब आगे हम लोग लवक के बारे में पढ़ेंगे। तो लवक जो होता है वो हम लोग का मुख्य रूप से कहाँ पे होता है, तो पादप कोशिका में होता है। तो चलिए लवक को देखते हैं इसमें क्या है। देखिए ये था हम लोग का पादप कोशिका में कोशिका भित्ति हम लोग देख लिए, रसधानी देख लिए हम लोग। अब हम लोग देखेंगे क्या, हरित लवक देखेंगे। इसके अलावा जो कोशिकांग था उसमें भी बहुत सारे कोशिकांग हम लोग अभी तक क्लियर कर चुके हैं, जो कि हम लोग का पादप कोशिका में भी है और जंतु कोशिका में भी पाया जा रहा है। तो कोशिका भित्ति हो गया, राजधानी हो गया। अब हम लोग देखेंगे हरित लवक। लवक, तो लवक ये जो होता है ये किस में होता है, सबसे पहला चीज़ कि ये होता है किस में है, तो पादप कोशिका में लवक होता है। पादप कोशिका में लवक होगा। अगर वर्णक की बात करेंगे तो वर्णक जो होगा वो उपस्थित रहता है पादप कोशिका में। ठीक है। अब ये जो वर्णक है ये भी क्या होता है, 3 प्रकार का वर्णक होता है। 3 प्रकार का वर्णक। तो देखते हैं 3 प्रकार का वर्णक क्या है। तो पहला जो हो गया, पहला हम लोग का हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। पहला हो जाएगा हम लोग का क्लोरोप्लास्ट। तो ये हो गया हम लोग का पहला क्लोरोप्लास्ट। अगर इसमें हम लोग वर्णक की बात करेंगे कि क्लोरोप्लास्ट में कौन सा वर्णक है, तो इसमें 2 चीज़ होता है। एक हो जाएगा हम लोग का क्लोरोफिल और दूसरा हो जाएगा हम लोग का कैरोटीनाइड। कैरोटीनाइड, ये 2 प्रकार का वर्णक पाया जाता है। और इन्हीं वर्णक की वजह से इन्हें रंग मिलता है, हरे रंग का रंग मिलता है। और इन्हीं रंग का प्रयोग करके ये क्या करते हैं, मुख्य रूप से सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करते हैं और उससे ये भोजन बनाने का कार्य करते हैं। तो ये हो गया हम लोग का एक प्रकार का क्लोरोप्लास्ट हो गया। अब हम दूसरा प्रकार का क्लोरोप्लास्ट देखते हैं। दूसरा प्रकार का क्या है, तो दूसरा में हम लोग का आ जाएगा क्रोमोप्लास्ट आ जाएगा। दूसरा हो जाएगा हम लोग का क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट में अगर वर्णक का बात किया जाए तो इसमें हम लोग का वर्णक आ जाएगा जेंथोफिल। ये हो जाएगा हम लोग का जेंथोफिल होगा। दूसरा हो जाएगा हम लोग का कैरोटीनाइड। और इनकी वजह से इनको रंग कौन सा मिलता है, तो इनकी वजह से इनको रंग मिलता है, पीला रंग मिल जाएगा, फिर हम लोग का नीला रंग मिल जाएगा और एक रंग लाल रंग। तो इन्हीं रंग के माध्यम से ये सूर्य की रोशनी को एब्जॉर्ब करेंगे और क्या करेंगे, भोजन बनाने का कार्य करेंगे। क्लियर है यहाँ तक, 2 प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार का अगर बात करेंगे तो जो तीसरा प्रकार है वो हम लोग का इस प्रकार से यहाँ से आएगा और यहाँ पे आएगा। तो ये होगा हम लोग का तीसरा प्रकार जो होगा वो हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट होगा। ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होगा इसमें क्या होता है हम लोग का, अगर वर्णक का बात करेंगे ल्यूकोप्लास्ट में अगर वर्णक का बात करेंगे तो वर्णक यहाँ पे नहीं होता है। यानी कि सिंपल सा बात है कि जो ल्यूकोप्लास्ट है वो भोजन निर्माण करने का काम नहीं करता है। ल्यूकोप्लास्ट भोजन निर्माण का कार्य नहीं करेगा। तो क्या ये बेरोजगार हो गया, क्योंकि इसके पास रंग नहीं है। तो रंग नहीं है तो ये सूर्य की रोशनी एब्जॉर्ब नहीं करेगा और ये खाना नहीं बनाएगा, यानी कि बेरोजगार है। ऐसा नहीं है कि क्या करेगा, तो जो खाना बनेगा उसको स्टोर करने का काम करेगा, यानी कि भोजन संचय करने का कार्य कौन करेगा, तो ल्यूकोप्लास्ट करेगा। भोजन संचय करने का कार्य करेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो लवक जो कि हम लोग का कहाँ पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वर्णक उपस्थित होते हैं। वर्णक की बात करेंगे तो 3 प्रकार का वर्णक, पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा क्रोमोप्लास्ट, तीसरा हो जाएगा ल्यूकोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसकी वजह से हम लोग को हरा रंग मिलता है और ये क्या करता है, मुख्य रूप से भोजन बनाने का काम करता है। क्रोमोप्लास्ट इसमें हम लोग का जेंथोफिल होता है, कैरोटीनाइड होता है जिसकी वजह से पीला रंग, नीला रंग और लाल रंग मिलता है और इसका भी कार्य क्या होता है, भोजन बनाना। तीसरा हो जाएगा हम लोग का ल्यूकोप्लास्ट।
तो ल्यूकोप्लास्ट में किसी भी प्रकार का कोई भी वर्णक नहीं होता है, जिसकी वजह से ये भोजन निर्माण नहीं करता है, बल्कि ये भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। तो ध्यान रखिएगा, ये पादप कोशिका में जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो मुख्य रूप से भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है, जबकि जो क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट होता है ये हम लोग का भोजन निर्माण करने का कार्य करता है। क्रोमोप्लास्ट की वजह से हम लोग को पीला रंग, लाल रंग और नीला रंग मिलता है, जबकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरे रंग की प्राप्ति होती है। अब हम लोग आगे देखेंगे राइबोसोम। बहुत इसके बारे में सुन लिए, अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो क्या है हम लोग का राइबोसोम। राइबोसोम, तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक का नाम क्या है, जॉर्ज पेलेट। इतना आपको वैज्ञानिक का नाम अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है, आप मेंशन कीजिएगा, लेकिन अगर याद नहीं रहेगा तो याद नहीं रहेगा, सिंपल सा बात है, आपको कुछ नहीं करना है। तो जॉर्ज पेलेट ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसके माध्यम से कितना ईस्वी में, तो ईस्वी है हम लोग का 1953 ईस्वी में एक संरचना देखा जिसका नाम क्या बताया उन्होंने, राइबोसोम बताया। तो जो राइबोसोम होता है हम लोग का, राइबोसोम जो हो गया, इसमें हम लोग का आरएनए होता है प्लस प्रोटीन होता है, और मुख्य रूप से राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है, इसीलिए राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है, प्रोटीन फैक्ट्री। पावर हाउस किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जबकि प्रोटीन फैक्ट्री किसको, राइबोसोम को कहा जाता है। अब क्या है कि राइबोसोम में दो प्रकार का है, एक तो क्या हो गया हम लोग का राइबोसोम, दो चीज़ें, एक हम लोग क्या है प्रोकैरियोटिक कोशिका, अगर बात करेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल का अगर बात करेंगे, और दूसरा यूकैरियोटिक सेल की बात करेंगे। तो प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो हम लोग का 70S प्रकार का राइबोसोम होता है, और हम लोग का जो ये जो 70S होता है ये भी आगे जाके दो भाग में डिवाइड होता है, एक हो गया हम लोग का 50S हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा हम लोग का 30S हो जाएगा। लेकिन वहीं यूकैरियोटिक कोशिका अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक कोशिका में हम लोग का राइबोसोम जो होता है वो 80S प्रकार का राइबोसोम होता है, और ये जो 80S होता है ये भी आगे जाके ब्रेक होता है दो भाग में, और हम लोग का बनता है एक 60S और दूसरा बनता है हम लोग का 40S। अब ये जो S है वो क्या है, इसको भी हम बताएंगे अभी थोड़ा देर बाद, 1-2 मिनट बाद। तो राइबोसोम क्या हो गया, तो राइबोसोम जो हो गया वो जॉर्ज पेलेट नाम के वैज्ञानिक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से 1953 में एक संरचना देखा कोशिका में, जिसको उन्होंने राइबोसोम बताया। इसका मुख्य कार्य क्या होगा, तो प्रोटीन संश्लेषण करने का कार्य हो गया, जिसकी वजह से राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम जो होता है वो हम लोग का प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिका में भी पाया जाता है। लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करेंगे तो यहाँ पे 70S प्रकार का राइबोसोम होता है जो कि 50S और 30S के रूप में मौजूद होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में 80S होता है और ये हम लोग का 60S और 40S के रूप में मौजूद होता है। तो ये हो गया हम लोग का राइबोसोम हो गया। अब एक हम लोग का आता है आगे साइटोपंजर, आगे हम लोग का साइटोपंजर, ये भी हम लोग का कोशिका में ही पाया जाता है, यही भी हम लोग का कोशिकांग है। तो साइटोपंजर क्या हो गया, कुछ नहीं, ये हो गया मान लीजिए हम लोग का कोशिका हो गया हम लोग का, तो इस कोशिका के अंदर क्या होता है, एक इस प्रकार से कोई लेयर होता है, ठीक है, इस प्रकार से एक लेयर होता है, इसी यही लेयर क्या कहलाता है हम लोग का साइटोपंजर होता है, साइटोपंजर। अगर इसका कार्य क्या बात करेंगे हम लोग, साइटोपंजर का कार्य की अगर बात करेंगे तो ये क्या करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है कोशिका को उसका स्ट्रक्चर को बनाए रखने में ये सहायता प्रदान करता है। यांत्रिक सहायता हो गया, गति या फिर कोशिका के गति हो गया, इसके अलावा कोशिका का जो आकार होता है, कोशिका का आकार, इसको बनाए रखता है। यानी कि एक तरीके से जो हम लोग का साइटोपंजर हो गया ये हम लोग का मुख्य रूप से कंकाल के रूप में कार्य कर रहा है, कंकाल की भांति कार्य कर रहा है, क्योंकि यही जो है ये क्या कर रहा है, कोशिका को उसका स्ट्रक्चर को, वास्तविक स्ट्रक्चर को बनाए रखने में सहायता प्रदान कर रहा है। तो बस हम लोग को इतना ही जानना है साइटोपंजर में। अब हम लोग एक देखते हैं आगे हम लोग का सेंट्रोसोम, जिसको हम लोग तारक काय बोलते हैं।
तारक काय या फिर सेंट्रोसोम। तो इसमें क्या होता है कि तारक काय क्या है, ये दो बेलनाकार संरचना, ऐसा कुछ एक हो गया, और ये हम लोग का दूसरा, ये दो बेलनाकार संरचना होता है जो कि क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, यानी कि 90 डिग्री में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, ऐसा कुछ नज़र आएगा। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का एक, हो गया एक संरचना हो गया, और ये हम लोग का दूसरा संरचना हो गया, और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वो हम लोग कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये क्या कहलाएगा, तारक, ये कहलाएगा हम लोग का तारक केंद्र कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा हम लोग का, तारक केंद्र कहलाएगा। ठीक है, तो दो तारक केंद्र आपस में क्या हो रहा है, 90 डिग्री के एंगल के साथ खड़ा है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं। क्लियर है। यहाँ पे तारक का क्या हो गया, सेंट्रोसोम क्या हो गया, तो दो बेलनाकार तारक केंद्र जो कि 90 डिग्री के फॉर्म में खड़ा होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तारक काय बोलते हैं। अगर तारक काय का कार्य का बात किया जाए, इसका कार्य क्या है, तो बड़ी ज़बरदस्त कार्य है इसका। ये क्या करता है हम लोग का, जब कोशिका विभाजन होता है, और कोशिका विभाजन जब होता है तो उसके समय ये तर्क तंतु का निर्माण करने का कार्य करता है। कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय तर्क तंतुओं का निर्माण करता है। तो हम लोग का सेकंड चैप्टर है कोशिका विभाजन वाला, तो वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि तर्क तंतु क्या होता है और ये किस प्रकार से कोशिका विभाजन का कार्य करता है। तो तारक काय का कार्य क्या हो गया, तो जब कोशिका विभाजन होता है तो उस समय ये मुख्य रूप से तर्क तंतुओं का निर्माण करता है। क्लियर है यहाँ तक। अब आता है हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट आता है, जो कि अभी तक हम लोग नहीं किए हैं, वो है हम लोग का केंद्रक। ये हो गया हम लोग का केंद्रक हो गया। तो चलिए केंद्रक को देखते हैं। तो केंद्रक जो होता है वो किस में पाया जाता है, कौन सा कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक या फिर यूकैरियोटिक। तो हम लोग शुरू में ही देखे हैं कि जो केंद्रक होता है वो हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका, केंद्रक हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। क्लियर यहाँ तक। अब है क्या, केंद्रक में क्या होता है हम लोग का, कुछ आनुवांशिक पदार्थ भी उपस्थित होते हैं। केंद्रक में हम लोग का आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है। आनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, जैसे कि समझते हैं, ये हो गया हम लोग का कोशिका हो गया, ये हो जाएगा हम लोग का केंद्रक हो जाएगा। और केंद्रक के अंदर ही क्या होता है हम लोग का गुणसूत्र होता है, जो कि इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये बाहर नहीं होगा, अंदर में ही होगा। तो ये हो गया हम लोग का क्रोमोसोम हो गया, गुणसूत्र हो गया। और इसी में क्या होता है हम लोग का जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो इस फॉर्म में होता है। इसको ऐसा समझते हैं हम लोग, जैसे कि ये हो गया हम लोग का डीएनए हो गया, जो कि केंद्रक के अंदर पाया जा रहा है। अब क्या होगा इसमें कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो हम लोग कुछ इस तरीके से होगा। तो ये जो डीएनए है ये क्या होता है, काफ़ी लंबा होता है, लगभग 2.2 मीटर के आसपास होता है। और ये जो डीएनए होता है ये मुख्य रूप से हम लोग का क्रोमोसोम में एडजस्ट किया हुआ रहता है। और क्रोमोसोम कहाँ होता है हम लोग का, केंद्रक में होता है ना। क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया हम लोग का केंद्रक हो गया। केंद्रक में क्या होगा हम लोग का क्रोमोसोम होगा, और क्रोमोसोम के अंदर क्या होगा हम लोग का डीएनए होगा। और डीएनए का जो लंबाई होगा वो काफ़ी लंबा होगा, लगभग 2.2 मीटर का होगा। तो इतना बड़ा जो हम लोग का डीएनए है वो कहीं ना कहीं हम लोग का क्रोमोसोम में एडजस्ट होगा। तो ये एडजस्ट कैसे होता है, तो हम लोग का मान लीजिए कि ये हम लोग का हो गया क्रोमोसोम हो गया। तो इसके अंदर ये जो डीएनए होता है ये हम लोग कुछ इस प्रकार का फॉर्म में आता है, इस प्रकार के फॉर्म में ही एडजस्ट रहता है। और ये जो जगह है ये सब चीज़ गोल गोल, यानी कि इसको ऐसा समझते हैं कि ये हो गया हम लोग का डीएनए हो गया। अब ये क्या होगा, धीरे धीरे हम लोग का गोल गोल संरचना बनेगा, और फिर ऐसा बनेगा, और फिर हम लोग का ऐसा बनेगा, और ऐसा करके चलेगा, और यहीं पे हम लोग का ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये क्या दिख रहा है हम लोग को, ये मोती जैसी संरचना दिख रही है। और ये क्या लग रहा है हम लोग को, माला लग रहा है। यानी कि यहाँ पे हम लोग का क्या हो रहा है कि माला पर मोती जैसी संरचना मिल रही है, माला पर मोती जैसी संरचना।
तो अगर हम लोग का जो डीएनए है वो क्या है, बहुत लंबा है, तो ऐसी स्थिति में वो हम लोग का यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या करेगा, अपना स्ट्रक्चर इस प्रकार से बना लेगा और वो इस प्रकार से वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का गोल गोल दिख रहा है, तो यही क्या हो गया, माला पर मोती जैसी संरचना हो गई, जो कि हम लोग का केंद्रक में एडजस्ट होगा। अब हम लोग केंद्रक का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। तो केंद्रक का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस प्रकार से होता है, ये होता है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोग का, कि यहाँ पे जो ये बनाए हैं स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे कुछ साइड साइड में गैप छूट रहा है, ये वाला सब है ना, ये सब गैप छूट रहा है। तो ये इसलिए है ताकि हम लोग का क्या होगा, केंद्रक में क्या होता है, अनुवांशिक गुण पाया जाता है। तो वही अनुवांशिक गुण क्या होगा, इन गैप्स के माध्यम से हम लोग का बाहर निकलेगा और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का कार्य करेगा। तो इस गैप को हम लोग क्या बोलेंगे, केंद्रक छिद्र बोलेंगे, केंद्रक छिद्र। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग केंद्रिका बोलेंगे। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे कुछ कुछ द्रव जैसा कुछ पदार्थ होगा, उसको हम लोग बोलेंगे केंद्रक, केंद्रक द्रव बोलेंगे। ये जो है इसको हम लोग केंद्रक आवरण कहेंगे। और जो मोती जैसे स्ट्रक्चर हम लोग जो बनाए थे वहाँ पे ऐसा कुछ, यही क्या हम लोग का क्रोमेटिन है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में इसका अभाव पाया जा रहा था। तो यही है हम लोग का केंद्रक का स्ट्रक्चर। तो क्या क्या होगा, केंद्रक का स्ट्रक्चर में क्रोमेटिन हो गया, केंद्रिका हो जाएगा, केंद्रक छिद्र हो जाएगा, केंद्रक द्रव हो जाएगा और केंद्रक आवरण हो जाएगा। अगर केंद्रक का बात करें तो केंद्रक जो है वो हम लोग का यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और ये मुख्य रूप से आनुवंशिक पदार्थों का भी वहन करता है, या फिर यहाँ पर हम लोग का आनुवंशिक पदार्थ भी उपस्थित रहता है। तो इसी के साथ हम लोग का कोशिका के जितने भी कोशिकांग थे उनके क्या क्या कार्य थे वो सारा चीज़ हम लोग का ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए PDF, ये हम लोग का हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका हो गया यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया हम लोग का ये यूकैरियोटिक कोशिका हो गया। कोशिका का अगर मुख्य भाग करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग पढ़ लिए, इसके अलावा कोशिका भित्ति हम लोग पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग कोशिका झिल्ली पढ़ लिए हैं, इसके बाद हम लोग गोल्जी इकाई पढ़ लिए, राइबोसोम पढ़ लिए हैं, फिर हम लोग का लाइसोसोम हो गया है, केंद्रक हो गया है, फिर हम लोग का अंतःप्रदव जालिका, तो इसमें हम लोग अलग अलग प्रकार भी देखे हैं, फिर हम लोग पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है इसको भी हम लोग कर चुके हैं। ये देखिए फिगर भी हम लोग बताए थे देख के। तो यहाँ तक हम लोग का हो गया कंप्लीट, यानी कि ये जो पोर्शन था हम लोग का यहाँ पे कोशिकीय संरचना और इसके क्या कार्य है वो खत्म होता है। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनना रहेगा तो यही बनेगा कि कोशिका के क्या कार्य है, उनके कार्य तथा उनकी संरचना का विवरण दे। तो हम लोग का सिंपल सा जितना भी यहाँ पे हम लोग पढ़े उन सभी चीज़ों को बता देना है। हाथ का स्पीड अगर काफ़ी अच्छा रहेगा तो ऐसी स्थिति में आप लोग बहुत सारी चीज़ों का स्ट्रक्चर बना के भी मार्क करके दिखा सकते हैं। अब हम लोग का अगला क्लास जो होगा उसमें हम लोग जीवों में विविधता को करेंगे और उसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग 1 से 2 बार PDF को पढ़ लीजिएगा और 1 से 2 बार आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपको ये जो कोशिका है ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, जो कि प्रीलिम्स के लिए भी आपके लिए लाभदायक होगा और मेंस के लिए तो ये है ही। इसका PDF जो पेड ग्रुप पे जुड़े हैं उनको तो मिल ही जाएगा, और बाकी लोग जो है वो इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा 6206193277। काफ़ी सस्ते दाम पर, काफ़ी कम प्राइस पर आपको सारा PDF ईजिली अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।